हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 25 जून 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 जून 2024 करंट अफेयर। सबसे पहला न्यूज, कामाख्या देवी टेम्पल। अब क्यों है न्यूज में, देखते हैं। कहाँ सिचुएटेड है वो भी देखते हैं। कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ पर है? आसाम के गुवाहाटी में। ओके, आसाम। एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है किस माउंटेन पर स्थित है जो देवी का मंदिर? नीलांचल माउंटेन। चार ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा किस माउंटेन पे। अगर पता है तो आप कर लोगे ठीक। और न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला होता है, अंबुबाची मेला, जो कि इस समय चल रहा है। 22 जून से स्टार्ट हुआ है, 26 जून तक चलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, इसलिए न्यूज में। अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला। ओके, अंबुबाची का मतलब क्या होता है? पानी से बात करना। अंबु मतलब पानी, बाची मतलब बात करना। ओके, मीनिंग इसका जो मतलब है, टॉकिंग टू वाटर। इस समय होता क्या है, इस समय जो आपको पता ही है, मानसून का सीजन है, बारिश होता है। तो जब बारिश भूमि पे पड़ती है, यहाँ के लोगों का मान्यता है, जब बारिश भूमि पे पड़ती है तो बारिश क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। सिंपल सी बात है। और उसके बाद जो भूमि क्या है, भूमि प्रजनन के लिए तैयार होती है, मतलब रेडी फॉर रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है। परंतु इस समय क्या होता है, इस समय वहां पर जितने भी खेती वाले काम होते हैं, चाहे आप प्लगिंग देख लीजिए, डिगिंग देख लीजिए, सोइंग देख लीजिए, ट्रांसप्लांटेशन देख लीजिए, सब बंद रहता है। मतलब खुदाई, जुताई, बुआई और पेड़ पौधे को लगाना, सब कुछ बंद रहता है इस समय। इस समय भूमि को छोड़ दिया जाता है, किस लिए? उसकी फर्टिलिटी बढ़े, इसलिए छोड़ दिया जाता है। समझ में आ गया? पक्का? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पक्का? तो पूछा जा सकता है कि किस माउंटेन पर है, कहाँ पर है, और अंबुबाची मेला कहाँ पर होता है। और हमारे जो भारत में कितने शक्तिपीठ हैं, माता के कितने मंदिर हैं? 51 शक्तिपीठ वाला जो मंदिर है, उसमें से एक जो मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर है। ओके, आउट ऑफ 51 शक्तिपीठ, तो कामाख्या माता का मंदिर भी एक शक्तिपीठ है। समझ में आ गया? राइट, तो ध्यान दीजिए। तो कितने शक्तिपीठ हैं? 51। उसमें से एक कामाख्या माता का भी मंदिर है। राइट, एक शक्तिपीठ कामाख्या माता का भी है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर। राइट, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेशनल योगा ओलंपियाड कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल योगा ओलंपियाड 2024 किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। इनॉग्रेटेड बाई जो कर्नाटका के गवर्नर हैं, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। क्या नाम है उनका? थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद गहलोत, ये कर्नाटका के क्या है? गवर्नर हैं। ध्यान दीजिएगा।
और जो नेशनल योगा ओलंपियाड है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? ये तो इनॉग्रेट किए हैं, और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनसीईआरटी। आप लोगों को पता ही है, ओके, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। 3 दिन का इवेंट है, 3 days का इवेंट है। अब इसमें 500 से अधिक स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं और 100 से अधिक टीचर्स पार्टिसिपेट किए हैं। ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है 500 स्टूडेंट्स, मोर देन 500 स्टूडेंट्स एंड अराउंड 100 टीचर्स पार्टिसिपेटेड। और एक चीज, इसको कराने का उद्देश्य तो कुछ होगा। अगर नेशनल योगा ओलंपियाड कराया गया है, इसका कुछ उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य है? सिंपल सी बात है, जो बच्चे हैं और जो टीचर हैं, उनके जो फिजिकल हेल्थ उसको अच्छा रखना, उनके जो इमोशनल हेल्थ है उनको अच्छा रखना, और जो मेंटल हेल्थ इन सबको प्रॉपर तरीके से अच्छा रखना। जिससे, क्योंकि ये बच्चे जो हैं हमारे देश के भविष्य हैं, तो उनका अगर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी बहुत ही अच्छा होगा, जो कि हमारे देश के देश के या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। समझ में आ गया? पक्का? हाँ, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए बहुत। और जो नेशनल योगा ओलंपियाड का थीम क्या है? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, जो कि नेशनल योगा डे 2024 का भी थीम है। थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, इसको ध्यान दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योगा करने से क्या होगा? फिजिकल हेल्थ सही होगा, मेंटल हेल्थ सही होगा, इवन इमोशनल हेल्थ जो होगा वो भी सही होगा। समझ में आ गया? न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए, एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी आप लोग देख रहे होंगे बहुत से बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। बार बार कोई ना कोई पेपर लीक हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पेपर में धांधली चल रही है, आंसर शीट में भी टैंपरिंग हो जा रहा है। किसके मतलब, तो क्या माना गया? जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार सिंह, वह सही डायरेक्टर नहीं है, इसलिए उनको हटा दिया गया, उनके जगह पर कोई नए डायरेक्टर को लाया गया। अब देखते हैं कौन से डायरेक्टर। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एनटीए बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो एनटीए से क्वेश्चन आ सकता है कि कब फॉर्म हुआ था एनटीए, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है एनटीए, सबको देखते हैं। न्यू डायरेक्टर, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए, एनटीए, एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। टेस्टिंग एजेंसी कौन है? प्रदीप सिंह करोला, प्रदीप सिंह करोला, यह नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है? जो कंट्री में जो हायर एजुकेशन है उसके एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए क्या कराती है? एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे अभी नीट का एग्जाम हुआ, कौन कराता है? एनटीए। यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ, कौन कराता है? एनटीए। तो जितने भी हायर एजुकेशन होते हैं उनके एग्जाम, उनका एग्जाम और उनके स्कॉलरशिप के लिए जो टेस्ट कंडक्ट कराती है, कौन कराती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। समझ में आ गया? पक्का? अब इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2017 में फॉर्म हुआ था। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है भाई? सिंपल सी बात है, एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और जो फार्मर जिनको हटाया गया, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल कौन थे? सुबोध कुमार सिंह।
ध्यान दीजिए, उनके बारे में पूछा जा सकता है। फॉर्मर डीजी डायरेक्टर जनरल कौन थे? सुबोध कुमार सिंह। इनको अभी हटाया गया और दोनों लोग आईएएस ऑफिसर, प्रदीप सिंह करोला और सुबोध कुमार। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। क्योंकि इनके समय बहुत ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, इसलिए सरकार ने इनको हटाकर दूसरे को, प्रदीप कुमार करोला जी को अपॉइंट किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज, हर दिन कोई ना कोई खबर एनटीए से रिलेटेड आ ही रहा है। बहुत लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि एनटीए को स्क्रैप कर दिया जाए, हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। समझ में आ गया? नेक्स्ट न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देखते हैं। ई मेडिकल वीजा, अभी रिसेंटली इंडिया और एक और कंट्री ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया है, ई मेडिकल वीजा। ई मेडिकल वीजा किस कंट्री के साथ इंडिया ने रिसेंटली साइन किया है, पूछा जा सकता है एग्जाम। ध्यान दीजिएगा, ई मेडिकल वीजा, ई मेडिकल वीजा किसके बीच में? बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, अभी इंडिया की विजिट पे थी, तो उसी दौरान जो ई मेडिकल वीजा पे सहमति हुई इंडिया और बांग्लादेश की। इसमें होगा क्या? मान लीजिए बांग्लादेशी सिटीजन, अगर उनकी तबीयत खराब होती है और इंडिया आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो ई मेडिकल वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, तुरंत उनको ई मेडिकल वीजा मिल जाएगा और आके इंडिया में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इससे क्या होगा? दोनों देश के बीच में रिलेशन और स्ट्रांग होगा, क्योंकि पूरी दुनिया का नजर है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता है चाइना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहता है अमेरिका। क्यों? अब समझिए आप, अगर बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा अगर, तो क्या होगा? उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इंडिया के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश जो है बहुत ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। तो इसलिए इंडिया को बांग्लादेश के साथ रिलेशन को अच्छा करना ही पड़ेगा। इसलिए छोटे छोटे काम जो है करते रहते हैं इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आराम से ई मेडिकल वीजा बांग्लादेशी सिटीजन को उनके ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में मिल जाए। और नेक्स्ट है, कौन सी कंट्री रिसेंटली पैलेस्टीन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए? अभी रिसेंटली, लाइक विद इन अ मंथ, लगभग मोर देन 3 या 4 कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया। 2 दिन पहले एक कंट्री ने और रिकॉग्नाइज किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि बार बार जो है पैलेस्टीन को अलग अलग कंट्री रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जो कि न्यूज में है, इसलिए पूछा जा सकता है। आज मेरा गला थोड़ा सही नहीं है, तो अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज हमको माफ करिएगा आप लोग। और एक कंट्रीज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन, कौन सी कंट्री रिकॉग्नाइज की है रिसेंटली? 2 दिन पहले आर्मेनिया, और उससे पहले स्लोवेनिया। ओके, स्लोवेनिया। और उससे पहले एक साथ 3 कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया था, आयरलैंड, स्पेन एंड नॉर्वे ने। आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे, ये 3 कंट्री एक साथ रिकॉग्नाइज किए थे। और कुछ दिन पहले स्लोवेनिया ने रिकॉग्नाइज किया, और 3 दिन पहले आर्मेनिया ने रिकॉग्नाइज किया, पैलेस्टीन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। अभी टोटल 145 कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो कि पैलेस्टीन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि पैलेस्टीन एक कंट्री है, उनके साथ रिलेशन बनाना। इंडिया भी रिकॉग्नाइज कर चुका है, इंडिया तो बहुत पहले रिकॉग्नाइज कर चुका है। समझ में आ गया? पैलेस्टीन बहुत ज्यादा न्यूज में, आप लोगों को पता है इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध चल रहा है। ओके, और इजराइल और गाजा, मतलब जो वहां पे एक हमास है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ युद्ध चल रहा है। ओके, और पैलेस्टीन भी बहुत ज्यादा न्यूज में है, इजराइल से बॉर्डर शेयर करता है। ओके, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा न्यूज में है पैलेस्टीन। ध्यान दीजिएगा, तो पूछा जा सकता है। पैलेस्टीन के बारे में ऑलरेडी हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, उसके
जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके आसपास कौन सी कंट्री है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इट अंडरस्टूड, नोट डाउन कर लीजिए। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रिसेंटली कौन कौन सी कंट्री पैलेस्टीन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की है। तो हमने देख लिया, अभी तो आर्मेनिया किया, कुछ दिन पहले स्लोवेनिया किया था, और कुछ दिन पहले 3 कंट्री आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने किया था। नेक्स्ट न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्चरी वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। आर्चरी मतलब तीरंदाजी, होता है तीरंदाजी, आर्चरी वर्ल्ड कप। आप लोगों को पता है, और जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है वो क्या होता है, एक साथ होता है, चाहे 1 महीने के अंदर हो या 20 दिन के अंदर हो, एक साथ होता है और होकर खत्म हो जाता है। और जो आर्चरी वर्ल्ड कप है वो फेज वाइज होता है। अब देखिए इस साल कब स्टार्ट हुआ था, हर साल होता है, इस साल कब स्टार्ट हुआ था, अप्रैल में, फिर उसके बाद मई में, फिर उसके बाद जून में, और जो फाइनल होगा कब होगा, सितंबर अक्टूबर में। तो फेज वाइज होता है। और तो देखते हैं, तो जो फर्स्ट फेज हुआ था, अब न्यूज में क्यों है, जो सॉरी, ओके, तो फर्स्ट फेज है वो कब हुआ था, अप्रैल में हुआ था। ध्यान दीजिएगा फेज वाइज होता है। सेकेंड फेज और अप्रैल में कहा हुआ था, चाइना में, ध्यान दीजिएगा चाइना में हुआ था। अब न्यूज में क्यों हम पढ़ रहे हैं, देखते हैं अभी। सेकेंड फेज कब हुआ था, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज मई में हुआ था। ये कहां हुआ था, कोरिया, साउथ कोरिया। इट और अभी जो थर्ड फेज हुआ है कहा, जून में, कहां पे हुआ, टर्की। और जो फाइनल फेज होगा, फोर्थ फेज, इसको फाइनल फाइनल बोलते हैं, फाइनल फेज, वो कहां होगा, सितंबर अक्टूबर में होगा, मैक्सिको में। और हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं। जो द वीमेन कंपाउंड टीम है इंडिया की, द वीमेन कंपाउंड टीम इंडिया की जो है, उन्होंने गोल्ड मेडल की हैट्रिक हासिल की है। मतलब जो फर्स्ट फेज में भी गोल्ड मेडल, सेकेंड फेज में भी गोल्ड मेडल, और थर्ड फेज में भी गोल्ड मेडल बाय द वीमेन कंपाउंड टीम। ध्यान दिया, इसलिए न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल हम देखते हैं क्या होता है, डेफिनेटली हम लोग जीतेंगे। और तो नाम क्या है उनका वो देख लेते हैं, ज्योति सुरेखा वेनम। क्या नाम उनका, ज्योति सुरेखा वेनम। ये हो गई एक, ये हो गई पहली, दूसरी अदिति स्वामी, अदिति स्वामी। और कौन है, परनीत कौर, परनीत कौर। ये 3 लोगों ने क्या, तीनों फेज में क्या लगाया, हैट्रिक लगाया, किसका, गोल्ड मेडल का, हैट्रिक, हैट्रिक ऑफ गोल्ड मेडल। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ कि तीनों फेज में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है, वो भी जो द वीमेन कंपाउंड टीम है। व्हाट इट पक्का। अब पूछा जा सकता है कि जो आर्चरी वर्ल्ड कप है वह कब स्टार्ट हुआ था, 2016 में स्टार्ट हुआ था। एनुअल, ये हर साल होता है, एनुअल इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑफ आर्चरी है, समझ आ गया पक्का। और फेज वाइज होता है, ऐसा नहीं कि एक साथ स्टार्ट हुआ 1 महीने 20 दिन 25 दिन के अंदर खत्म हो जाए, नहीं, फेज वाइज। देखिए पहला फेज कब था, अप्रैल में, फिर मई में, फिर जून में, फिर हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में हो, सितंबर अक्टूबर में कहां पर होगा, मैक्सिको में, फाइनल फेज। और ये होता है 4-5 फेज में, 4 फेज होते हैं, फिर 5वां फाइनल होता है। परंतु अभी क्या चल रहा है, पेरिस ओलंपिक चलने वाला है, जुलाई 26 जुलाई को स्टार्ट होगा, तो टाइम के कारण इसको केवल 4 फेज में कराया जा रहा है, पक्का। बड़े नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों जो वीमेन कंपाउंड टीम ने तीनों फेज में गोल्ड मेडल किया है, हासिल किया है, तो हैट्रिक किया गोल्ड मेडल का, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिए। ओके, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया था, इसके बारे में देखते हैं।
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, 7th न्यूज है। हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया था? 4 जनवरी 2023, 4 जनवरी 2023। और एक क्वेश्चन और आ सकता है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? आप लोग देखिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आएगा, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है, पक्का। अब इसका कुछ तो उद्देश्य होगा, कुछ तो उद्देश्य होगा। हाँ, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है, सिंपल सी बात है, कंट्री को सेल्फ मतलब इतना कैपेसिटी दे देना है एनर्जी का कि एनर्जी सेक्टर में जो कंट्री हमारा देश है वो किसी और कंट्री पर निर्भर ना हो, सिंपल सी बात, ओके। और 2030 तक कंटिन्यूअस, 2030 तक टारगेट क्या है? 2030 तक हर साल 5 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो, किसमें? किसका? ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो, 5 मिलियन टन एवरी ईयर टिल 2030। समझ में आ गया? Got it? Every year 5 मिलियन टन, 50 लाख टन, ध्यान दीजिएगा, 5 मिलियन टन प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। Got it? कंट्री को इसके थ्रू सेल्फ रिलायंस बनाना है, मतलब किसी और कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना। और सस्टेनेबल, अभी हम लोग क्या यूज करते हैं? मैक्सिमम जो है कन्वेंशनल एनर्जी यूज करते हैं, जो पारंपरिक एनर्जी है, जैसे कोल एनर्जी है, कोल पर निर्भर है या ऑयल पर निर्भर है, तो वहां से मूव करके हम लोगों को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाना है, क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। इसलिए यह मिशन 4 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था कि बाई 2030 तक जो यह गोल है इसको अचीव किया जाए, भाई 2030। समझ में आ गया? पक्का 100%। अब क्या होगा? देखिए, अब आप लोग देख रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। अगर नॉर्थ इंडिया में देखें, टेम्परेचर कहीं पर 52-53 डिग्री क्रॉस कर गया है। अगर हम लोग क्या है, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं अपने एनर्जी को, डेफिनेटली क्या होगा, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में वो कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली टेम्परेचर जो ज्यादा बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। इतना ध्यान रखिएगा, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कब फॉर्म हुआ है, उसका गोल क्या है, टारगेट कौन सा ईयर का है, ओके। गॉट इट? पक्का 100%। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके प्लीज। नेक्स्ट, वैष्णव पुष्टि मार्ग सेक्ट, वैष्णव पुष्टि मार्ग सेक्ट, ओके। और इसको पुष्टि मार्ग सेक्ट भी बोला जाता है और पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी बोला जाता है, दूसरे नाम से भी इसको बुलाते हैं लोग, पुष्टि मार्ग संप्रदाय। ध्यान दें, पुष्टि मार्ग संप्रदाय। राइट? अब कुछ जानने से पहले यह जानते हैं कि हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं। अभी एक मूवी आ रही थी, रिलीज हो रही थी, हिंदी मूवी है महाराज। उस मूवी में दिखाया गया थोड़ा सा जो पुष्टि मार्ग है इससे रिलेटेड दिखाया गया है, इसलिए जो गुजरात हाई कोर्ट है उस मूवी पर स्टे लगा दिया था कुछ दिन पहले। अब क्या हुआ, उस स्टे को हटा दिया गया और बोला गया है कि यह किसी भी जो पुष्टि मार्ग के जो फॉलोवर हैं, जो इनके मानने वाले हैं, उनके किसी भी उनके भावनाओं को कोई आहत
नहीं कर रही है, इसलिए इस मूवी को रिलीज होना चाहिए। तो क्या है, इसलिए जो वैष्णव पुष्टि मार्ग है वो न्यूज में है। तो पूछा जा सकता है कि इनके जो फॉलोवर मतलब जो फाउंडर हैं वो कौन है। ध्यान दीजिएगा, इनके जो फाउंडर है वल्लभाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी। अब उसको फॉर्म कब किया गया था? अर्ली 16th सेंचुरी, अर्ली 16th सेंचुरी में फॉर्म किया गया था। वल्लभाचार्य जी क्या करते थे, जो देखिए नाम से समझ में आएगा आपको, वैष्णव भगवान विष्णु में आस्था रखने वाले, भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले। तो जो ये संप्रदाय है भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानती है, और जो उनका जो बाल रूप है उनकी ज्यादा करके पूजा करती है, और सेवा के माध्यम से अपने भक्ति को, अपने डिवोशन को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करती है। मतलब लोगों को खाना खिलाना, लोगों को पानी पिलाना, इस माध्यम से तो लोगों को क्या, लोगों की सेवा करते हैं, इस माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की को भक्ति अपना प्रदान करते, मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। समझ में आ गया? तो पूछा जा सकता है, और कौन सी मूवी रिलीज हुई है? हिंदी फिल्म है, रिलीज होने वाली है महाराज, और इसी महाराज मूवी में इनका जिक्र है, इसलिए इनका स्टे लगा दिया गया था। फिर उस मूवी को देखा गया, चेक किया गया, उसके बाद जो गुजरात हाई कोर्ट है वह स्टे हटा लिए और बोले कि जो ये मूवी है, जो वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव पुष्टि मार्ग या पुष्टि मार्ग संप्रदाय के जो फॉलोवर हैं, उनको मानने वाले हैं, उनके भावनाओं को कोई आहत नहीं करते। समझ में आ गया? तो पूछा जा सकता है कि जो वैष्णव पुष्टि मार्ग है उसका दूसरा नाम क्या है? पुष्टि मार्ग संप्रदाय, उनके जो फाउंडर हैं वह कौन है? वल्लभाचार्य। और ये कब फाउंड किया गया था, कब बनाया गया था? 16th सेंचुरी में। और नाम से ही समझ में आता है भगवान विष्णु को मानने वाले, भगवान श्री कृष्ण को ही मानते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान विष्णु के जो अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण को यह मानते हैं। और इट नेक्स्ट है गोल्डन कॉन्क अवार्ड, गोल्डन कॉन्क अवार्ड एट 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। हम लोग ऑलरेडी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यह करता क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फिर अगेन। 18th जो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, किसको अवार्ड देता है? जो डॉक्यूमेंट्री होती है मूवीज उनको, जो शॉर्ट फिल्म्स होती हैं उनको, और जो एनिमेटेड फिल्म्स होती हैं उनको यह अवार्ड देता है। और 18वां एडिशन है, 18th एडिशन है, ध्यान दीजिएगा 18th एडिशन है। तो किसके लिए देती है? डॉक्यूमेंट्री के लिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए, शॉर्ट फिल्म के लिए एंड एनिमेटेड फिल्म के लिए, ध्यान दीजिएगा इनके लिए अवार्ड दिया गया। हम कुछ दिन पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और गोल्डन कॉन्च अवार्ड दिया गया तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। किसको दिया गया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द गोल्डन थ्रेड, द गोल्डन थ्रेड इंडियन फिल्म है, द गोल्डन थ्रेड। यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ध्यान दीजिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो इसीलिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए द गोल्डन थ्रेड को द गोल्डन कॉन्च अवार्ड मिला है। किस, कहां पर? 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। समझ में आ गया? तो गोल्डन कॉन्च अवार्ड किसको मिला है? द गोल्डन थ्रेड को मिला है। गोल्डन थ्रेड क्या है? द इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। समझ में आ गया? तो और पूछा जा सकता है कि जो इनकी जो डायरेक्टर है द गोल्डन थ्रेड की जो डायरेक्टर उनका नाम क्या है? निष्ठा जैन, निष्ठा जैन, जैन। ओके, तो नाम याद रखिए, निष्ठा जैन। गॉट इट? पक्का नोट डाउन कर लीजिए। तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा।
निष्ठा जैन। नेक्स्ट है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट कब पास, 2024 कब पास किया गया था? 2024 नहीं दिखेगा, 2024 कब पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा? फरवरी 2024 में पास किया गया था। फरवरी 2024 में पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा, और 12 फरवरी को प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि 21 जून को इसका गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, नोटिफाई कर दिया। गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई कर दिया। अब नाम क्या है? पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। आप लोग देख रहे हो बहुत सारे जो हमारे एग्जाम्स हैं उसको क्या कर दिया जा रहा है, पेपर लीक हो जाने के कारण उसको खत्म कर दिया जा रहा है, या कोई और गड़बड़ी के कारण पेपर में उसको खत्म कर दिया जा रहा है। तो बहुत से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बहुत से बच्चों के भविष्य के साथ। इसलिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। अगर कोई भी गड़बड़ी करता है एग्जाम में उसको मतलब सजा का इसमें प्रावधान है। देखते हैं कितने साल का है। कोई भी गड़बड़ी होती है तो 3 साल से लेकर 3 इयर्स से लेकर जेल टर्म होगा। ध्यान दीजिएगा, जेल 3 इयर्स से लेकर 5 इयर्स तक, एंड 10 लाख का फाइन भी, 10 लाख का फाइन भी होगा। समझ में आ गया? अगर कोई इंडिविजुअल करता है तब, अगर कोई ऑर्गेनाइज करता है या ग्रुप करता है, ऑर्गेनाइजेशन कोई करता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पेपर में कोई धांधली करता है, या कोई ग्रुप 4, 5, 6, 10 लोगों का ग्रुप मिलकर पेपर में कोई धांधली करता है, तो उसपे जो सजा तो 3 से 5 साल का ही होगा, परंतु जो फाइन होगा ना वह 1 करोड़ होगा। 1 करोड़ फाइन होगा। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। और कौन कौन से एग्जाम को यह इंक्लूड कर रहा है? यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एंड ऑल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या कोई भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराती है उससे रिलेटेड, और यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इससे रिलेटेड कोई भी धांधली हो तो उसको क्या हो सकती है, 3 से 5 साल की सजा हो सकती है और 10 लाख का फाइन हो सकता है। अगर कोई ग्रुप करता है कोई क्राइम, पेपर लीक कर रहा है या आंसर के साथ टैंपरिंग कर रहा है, तो उसको 1 करोड़ का फाइन होगा, कम से कम 3 साल की सजा। और इसमें जो बच्चे हैं, बच्चों को बाहर रखा गया। ऐसा हो सकता है कि भाई किसी बच्चे को पेपर मिल जाए, कोई दे दे, तो बच्चा भी एक तरीके से क्रिमिनल हो गया, परंतु ऐसे बच्चे को क्या किया गया, इस सजा से बाहर किया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। समझ में आ गया? तो इससे क्या होगा, क्राइम जो है अपने आप कम हो जाए। गॉट इट? पक्का 100%? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ज्यादा न्यूज, तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको लेक्चर पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। और सॉरी वंस अगेन, हमारा थोड़ा सा गला सही नहीं है। ओके, तो अगर कोई डिस्टर्बेंस हो परेशानी हो आप लोगों को तो माफ करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।